बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और पॉलिटिकल साइंस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का मौजू है लॉ एंड इट्स सोर्सेज, यानी लॉ क्या है और उसके सोर्सेज कौन से हैं। तो लॉ की मुकम्मल डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करके लॉ की मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि आज की हमारी वीडियो का मौजू है लॉ एंड इट्स सोर्सेज, यानी लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ कहाँ से अखज़ हुआ है और कैसे हमारे सामने आता है। तो इससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं लॉ की कि लॉ है क्या, बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज में। तो लॉ की एक सिंपल डेफिनेशन है, लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड और फ्रेम्ड बाय द स्टेट एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्शन अथॉरिटी, यानी ऐसे कायदे ज़वाबित का मजमुआ जो इंसान के ज़ाहरी अमाल के रद्द-ए-अमल के तौर पे सामने आए, सिर्फ सोचों पे नहीं। यानी जब इंसान कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करता, तो फिर वो एक्शन में आते हैं जो कवानीन और उसके अगेंस्ट उसको सजा मिलती है। और ये जो कवानीन हैं ये जबरन या हर एक को मतलब फॉलो करने पड़ते हैं और जबरन फॉलो करवाए जाते हैं स्टेट या सॉवरन की तरफ से उसके बिहाफ पे। तो ये लॉ की छोटी सी डेफिनेशन है। बहुत से लोगों ने बहुत सी डेफिनेशंस की हैं। अगर आप चाहें कि वो डेफिनेशंस देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नजर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं। यहाँ एक चीज़ मद्देनजर ज़रूर रखिएगा कि जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो ये वो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जो वेस्टर्न लॉ की हम बात करते हैं, ये एक स्टेट लॉ की बात करते हैं। इस्लामिक लॉ के सोर्सेज यहाँ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये एक आम लॉ जो होता है उसके सोर्सेज डिस्कस करेंगे। इस्लामिक जो सोर्सेज हैं लॉ के वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें जो अहम सोर्स होता है वो होता है कस्टम। कस्टम से मुराद होता है रस्म और रिवाज। ये बहुत पुराने अरसे से चला आ रहा था कि लोग अपने रस्म और रिवाज के हवाले से अपने चीज़ों को मैटर्स को सॉल्व करते थे और उसके मुताबिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते थे। अभी भी आज के दौर में भी इंग्लैंड जो है वो कस्टम पे चलता है, यानी रस्म और रिवाज पे चलता है। बहुत से चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो तहरीरी नहीं हैं, आइन उनका तहरीरी नहीं है, लेकिन वो रस्म और रिवाज की बिना पर सारे काम करते हैं। तो लिहाजा सोर्स जो है वो अहम तरीन जो लॉ का है वो है कस्टम। उसके बाद बारी आती है रिलीजन एंड मॉरलिटी। मॉरलिटी यानी अखलाकियात या मज़हब जो है वो दूसरा सोर्स है। और आपके इल्म में ये बात है कि तकरीबन हर स्टेट ऐसी है जिसमें मज़हब का कहीं ना कहीं गलबा ज़रूर है। लोग गुड और बैड के अंदर तयन करते हैं। जैसे एक कत्ल है, एक चोरी है, एक डाका है, वो आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी मज़हब में चले जाएं, हर कोई उसका बुरा समझते हैं, कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता। तो मॉरलिटी हमें बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मज़हब हमें ये बताता है कि अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके ये बेनिफिट होगा, अल्लाह ताला राज़ी होगा। और ये जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो भी ज़ाहिर है गॉड का कॉन्सेप्ट रखते हैं और हेवन का और हेल का यानी जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट रखते हैं। उन्हें पता है इस चीज़ का कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो जन्नत उनकी मुंतज़र होगी, अगर वो बुरा काम करेंगे तो हेल यानी कि दोज़ख उनकी मुंतज़र होगी। तो फिर ये आपको अच्छाई और बुराई में तयन करने के लिए मज़हब जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो स्टेट ने क्या किया, मज़हब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हुए मुल्क का कानून मुरतब किया। तो लिहाजा किसी भी स्टेट का जो सोर्स होता है लॉ का वो मज़हब या मोरालिटी होता है। आगे बात करते हैं जुडिशल डिसीजंस यानी अदालती फैसले। जब भी कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है तो स्टेट के बिहाफ पे अदालत फैसला करती है कि इसने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो फिर उसके अगेंस्ट उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह जो अदालती फैसला जात होते हैं, जो किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट होती है या हायर अथॉरिटी होती है कोर्ट के हवाले से, उसके जो फैसला जाते हैं वो आने वाले उस तरह के मुकदमात के लिए एक नज़ीर या प्रेसिडेंस बन जाते हैं। यानी लोग उसकी रोशनी में फिर आगे फैसले करते हैं लोअर कोर्ट्स, कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है तो लोअर कोर्ट्स उसकी रोशनी में
उस केस को डिसाइड करते हैं। तो लिहाजा ये अदालती फैसला जात जो होते हैं ये भी कानूनी एक हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। और इसी तरह अगर कानून में कोई इबहम हो, कोई शक हो, तो उसकी तशरीह के लिए भी कोर्ट्स जो है अपना बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो लिहाजा जुडिशल डिसीजंस जो हैं ये आपका थर्ड सोर्स ऑफ लॉ है। इसी तरह लेजिस्लेशन यानी कानून साजी, पहले तो आपको पता है कि स्टेट में एक सॉवरन होना चाहिए और सॉवरन का जो हुक्म होता है वही कानून होता है। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, जमहूरियत आ चुकी है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत आ चुका है। तो वहाँ पर इख्तियारात जो हैं अवाम के पास होते हैं। अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और जो रियासत का नज़्म व नस्क है वो चलाते हैं। उसके लिए फिर एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई जाती है, एक कानून साज असम्बली बनाई जाती है, एक ऐसा ऑर्गन बनाया जाता है स्टेट का जो कानून साजी करता है। और किसके बिहाफ पे करता है? स्टेट के बिहाफ पे, सॉवरन के बिहाफ पे, और अवाम को एक कानून देता है। और ये बहुत अहम सोर्स ऑफ लॉ है। इसके बगैर अदालतें नहीं चलती और किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसमें लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए आज के दौर में। तो लेजिस्लेशन जो है, जो वो करती है एक बॉडी, वो एक अहम सोर्स ऑफ लॉ है और चौथा सोर्स ऑफ लॉ है। इसके अलावा अगर हम डिटेल में बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बाज़ औक़ात ये होता है कि कानून साज असेंबली या लेजिस्लेशन अथॉरिटी किसी एग्जीक्यूटिव को कोई इख्तियार सौंप देती है कि तुम फ़लाँ चीज़ की कानून साजी करो, फ़लाँ चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन करो। जैसे मिसाल के तौर पे कानून साज असेंबली ये कहती है कि एफबीआर अपने कानून बनाए, पाकिस्तान रेलवेज़ अपने बनाए, या उनका कोई एग्जीक्यूटिव है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करे ताकि मुल्क की नज़्म व नस्क को चलाया जा सके। यानी ऐसी चीज़ जो कानून साज असेंबली या ऑर्गन जो होता है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होती है, वो किसी एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे दे कि तुम लेजिस्लेशन करो, तो इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। बिल्कुल इसी तरह आगे आता है इक्विटी। इक्विटी से मुराद है बराबरी या मसावात। बाज़ औक़ात अदालत के सामने इस किस्म के केसेस आ जाते हैं कि जिनका हल जो बाज़ औक़ात कानून में एज़ इट इज़ मौजूद नहीं होता, तो फिर अदालत कहती है कि जो कवानीन मौजूद हैं उसकी रोशनी में जो करीब तरीन फ़ैसला है जिसमें इक्विटी को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी बराबरी मसावात को मद्देनज़र रखा जाता है, और फिर फ़ैसला किया जाता है ताकि आइंदा अगर इस किस्म का केस आए तो फिर उसकी रोशनी में उसके फ़ैसले किए जाएँ, और लोअर कोर्ट्स के लिए भी फिर वो एक प्रेसिडेंट यानी मिसाल बन जाता है कि इक्विटी की बुनियाद पे ये फ़ैसला हुआ, तो आइंदा उस मसले का फिर उस तरीके से हल निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो इक्विटी है ये भी फिर एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है काम करती है। बिलखुसूस इंग्लिस्तान में ये बहुत अहम रोल प्ले करती है कॉमन लॉ में। आखिर पे हम बात करेंगे जी साइंटिफिक कमेंट्रीज, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस ने प्रूव कर दी हैं। जैसे H2O यानी एक फार्मूला है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलना है तो पानी ने बनना है। और बाज़ औक़ात साइंस ने चीज़ों को प्रूव कर दिया होता है, जैसे DNA है, या जिस तरह आजकल बहुत सारी ऐसी फोरेंसिक टेस्ट आ गए हुए हैं जो साइंस के हवाले से होते हैं, जिस पे कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो जो साइंटिफिक कमेंट्रीज होती हैं, जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, जो साइंस ने कुछ चीज़ें प्रूव कर दी हुई, फिर कोर्ट्स उनको मानती हैं, तो फिर ये साइंटिफिक कमेंट्रीज जो हैं ये भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी रिलीजन और मोरालिटी की, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड के आखिर पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बता दूँ। सोर्सेज ऑफ लॉ तो यही हैं। थोड़ा सा बाज़ वक़्त पूछा जाता है कि मोरालिटी और रिलीजन में फ़र्क क्या है, तो चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है लॉ और मोरालिटी में। लॉ कंसर्न विद एक्सटर्नल एक्ट्स ऑफ द मैन, नॉट मोटिव्स, यानी लॉ जो है वो आपके एक्सटर्नल एक्ट्स जो आप परफॉर्म करते हैं उससे डील करता है। लेकिन मोरालिटी क्या करती है, वो इंटरनल जो मोटिव्स होते हैं उसको डील करती है, यानी आपकी नीयत क्या थी। जो कानून है वो आपको नीयत गलत होने पर सज़ा नहीं देता, लेकिन मोरालिटी अगर आपकी नीयत गलत होगी तो कहा जाएगा कि ये इसने गलत काम किया है। इसी तरह जी लॉ इज़ कंसर्न ऑफ स्टेट, लॉ जो है उसका स्टेट से ताल्लुक़ होता है, और मोरालिटी का बराह रास्त स्टेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह जी जो लॉ है उसका ताल्लुक़ होता है इंसान के कुछ ज़िंदगी के हिस्से में, जो उसका रोल प्ले करता है उसके मुताबिक, लेकिन जो मोरालिटी है उसके पूरे ज़िंदगी पर मोहित होती है। और लॉ जो है उसमें जो स्टेट है वो सज़ाएँ देती हैं तोड़ने पे, लेकिन मोरालिटी को ख़त्म करने में या तोड़ने में फिर स्टेट जो है कोई किसी किस्म की सज़ा नहीं दे सकती। इसी तरह जी जो लॉ है वो एक स्टेट के अंदर होता है, और मोरालिटी जो है वो यूनिवर्सल है। और बाज़ का तो ये भी होता है कि एक जगह कोई एक काम जो है वो लीगली गलत है और दूसरी जगह वो जायज़ है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं गाय का गोश्त हो सकता है किसी एक मुल्क में खाना जुर्म हो और दूसरे मुल्क में खाना जायज़ हो,
इसी तरह देयर इज़ अ डेफिनेट एजेंसी टू इन्फोर्स लॉ। रियासत में एक बाकायदा एक पूरा अदारा होता है जो लॉ को इन्फोर्स करने के लिए काम करता है, लेकिन मॉरलिटी को कोई भी इन्फोर्स नहीं करता, बल्कि इंसान खुद समझता है क्या बेहतर है क्या गलत है, मुआशरा उसको लान तान करता है अगर वो उस पर अमल ना करे, लेकिन बाकायदा पनिशमेंट रियासत की तरफ से नहीं होती। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और मेरा मकसद मुख्तसर अंदाज में आपको ये बताना था कि लॉ और मोरालिटी में फ़र्क क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आखिर पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको वाक़ई कुछ मिला है, आपने वाक़ई कुछ नया सीखा है, तो सिर्फ आपने इसको लाइक कर देना है। और अगर इस तरह किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो भी बताएँ। इंशाअल्लाह ताला हम आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।